और दालचीनी के बारे में भागवत जी कहते हैं कि ये दमा अस्थमा इनको तो खत्म करेगा ही, वात के सब रोगों को खत्म करेगा, कफ के रोगों को भी खत्म करता है। कफ के रोग आप समझते हैं, खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, मोटापा है, वजन बढ़ना, ये सब कफ के रोग हैं। तो इनमें भी दमा जैसी बीमारियों जितना असर है दमा पे उतना ही इस पर भी है कफ की। तो दालचीनी का भी उपयोग आप कर सकते हैं आपकी बीमारी के हिसाब से। दालचीनी आप सब जानते हैं, आसानी से आपको पहचान में भी आती है। बस उसका उपयोग करते समय ध्यान रखें कि ये ज्यादा उपयोगी है पाउडर के रूप में। कई बार मैंने देखा है भोजन बनाते समय हम दालचीनी का पत्ता डाल देते हैं या उसकी वो जो छाल जैसी है वो डाल, वो उतना उपयोग नहीं आता जितना पाउडर करके वो उपयोग में आता है। और दालचीनी के बारे में भागवत जी कहते हैं कि इसको अगर उपयोग कर रहे हैं तो आप गुड़ के साथ इसको खूब घिसिए, रगड़िए, ऐसे 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 खूब अच्छे से गुड़ मिले, फिर खाइए, फिर पीछे से थोड़ा गर्म पानी पीजिए, अद्भुत परिणाम। और अगर आप शहद ले सकते हैं तो शहद के साथ तो इसका मर्दन एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, मर्दन माने घिसना, रगड़ना। तो वो कहते हैं कि खूब रगड़ करके, मर्दन करके शहद में ऐसे 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 5-7 मिनट, फिर चाटिए और थोड़ा हल्का गुनगुना पानी पीजिए, तो आपके शरीर के कम से कम तो 50 रोग ये अकेला दालचीनी खत्म कर देगा, कम से कम 50। कफ के रोग और वात के रोग। तो ऐसी बहुत सारी चीजें अपने रसोई में हैं। अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, रसोई से बाहर निकलता हूं, क्योंकि रसोई में अगर मैं बोलूं तो और 3-4 दिन जाएगा। आपको और ज्यादा विस्तार से ये जानना है तो मैंने बार बार कहा है पुस्तकें हैं। एक पुस्तक है जो रसोई घर पर ही केंद्रित है, जिसका नाम है स्वदेशी चिकित्सा, और एक दूसरी है सौंदर्य चिकित्सा, माने स्किन के जितने डिसीज हैं बाहर हैं आप ले जाइए। भागवत जी के ही सारे सूत्र हैं। बस इतना ही हमने किया है कि भाषा थोड़ी सरल की है और उपयोग आप कर सकें आज के समय में, उस हिसाब से उस सूत्र को लिखा है। लेकिन जितने सूत्र हैं किताबों में वो सब परीक्षण करके लिखे गए। 6-7 साल हमने खूब परीक्षण किया है, परिणाम मिले हैं तभी उनको लिखा है, ताकि किसी को फायदा तो हम दें, अच्छा है, नुकसान किसी का ना हो हमारे कहने और करने से। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। भागवत जी कहते हैं कि भगवान ने, प्रकृति ने हमको जो बहुत सारी चमत्कारिक चीजें उपलब्ध कराई हैं, भगवान ने या प्रकृति ने, उनमें से एक चमत्कारी चीज वो बोलते हैं गाय है, गाय। भागवत जी कहते हैं कि भगवान ने और प्रकृति ने जितनी चमत्कारी चीजें हमें उपलब्ध कराई हैं उसमें से एक है गाय। और गोमूत्र के बारे में वो बहुत बखान करते हैं। बखान शब्द आप समझते हैं, खूब प्रशंसा करना, खूब प्रशंसा करना। वो कहते हैं कि ये गाय का मूत्र अद्भुत है, अद्भुत। अद्भुत है मतलब वो ये कहते हैं कि वात पूरी तरह से खत्म करने की शक्ति इसमें है, कफ पूरी तरह से खत्म करने की शक्ति इसमें है, और पित्त के रोगों को भी खत्म करने की शक्ति है कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के साथ। वात और कफ को तो ये अकेला ही खत्म कर देता है, पित्त को खत्म करने के लिए इसमें कुछ औषधियां मिलानी पड़ती हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जीवन में 3 तरह के जो जितने रोग हैं, वात, पित्त, कफ, इनकी कुल संख्या मैंने आपको सबसे पहले दिन बोली थी 148 रोग हैं लगभग भारत में। दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ भारत। तो भारत में वात, पित्त, कफ के कुल 148 रोग हैं। भागवत जी कहते हैं हर रोग को खत्म करने की शक्ति अकेली अगर किसी एक वस्तु में है तो ये गोमूत्र है। मेथी का दाना वात को कम करेगा, कफ को कम करेगा, पित्त को खत्म नहीं कर सकता, पित्त को कई बार बढ़ा देता। कई लोगों को यह महसूस होगा मेथी दाना खाएं तो जलन ज्यादा होती है, गैस बनती है, मुंह सूख जाता है, तो आप समझ लो पित्त भड़क गया आपका, तो उन लोगों के लिए तकलीफ है। लेकिन वो कहते हैं कि यह गोमूत्र एक ऐसी चीज है जो वात, पित्त, कफ तीनों को सम में लाने के लिए सबसे ज्यादा मदद करता है। अब ये तो उन्होंने लिख दिया 3500 साल पहले, तो जरूर कुछ ऑब्जर्वेशन किए होंगे। हमको इस पर भरोसा कम होता था। जब ये बात मैंने पहली बार पढ़ी तो भरोसा कम होता था कि क्या अद्भुत चीज बता रहे हैं वो, वात, पित्त, कफ तीनों को एक साथ सम में ला सकता है। थोड़ा सा मामूली हेरफेर करना पड़ेगा पित्त के रोगियों के लिए, बाकी के लिए तो कुछ नहीं करना। तो फिर हम लोगों को जब शक हुआ
कि शायद ये इतना असरकारी नहीं हो सकता, तो गोमूत्र पर हम लोगों ने कुछ परीक्षण किए। हमारा एक बहुत बड़ा समूह है इस देश में, तो उसमें बहुत तरह के लोग हैं, वैज्ञानिक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वगैरह वगैरह। तो कुछ वैज्ञानिक और डॉक्टरों ने मिलकर कहा करके देख लो, बागवती जी कह रहे हैं तो हो सकता है जरूर इसमें कुछ गंभीर बात हो, करके देखो। तो जब करके देखना शुरू किया तो पिछले लगभग 5-6 वर्षों में गोमूत्र पर हजारों परीक्षण किए, हजारों। सबसे पहले तो उसका हमने केमिकल एनालिसिस कराया कि आखिर गोमूत्र है क्या। तो सबसे ज्यादा उसमें पानी है। पानी के अलावा क्या है? तो पता चला पानी के अलावा उसमें कैल्शियम है। तो पता चला पानी के अलावा उसमें सल्फर है। पानी के अलावा उसमें आयरन है। पानी के अलावा उसमें ऐसे जीवन के 18 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो शरीर को बहुत ही उपयोगी है। पानी तो है ही गोमूत्र में, आपके भी मूत्र में पानी है, लेकिन पानी के अलावा उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आपके मूत्र में नहीं है, मनुष्य मूत्र में नहीं है। कैल्शियम है, आयरन है, सिलिकॉन है, बोरॉन है, Fe है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, ऐसे 18 सूक्ष्म पोषक तत्व। अब मैं आपको पहले दिन की बात याद करा रहा हूं। ये 18 सूक्ष्म पोषक तत्व तो एक साथ अगर किसी चीज में है तो मिट्टी में है, मिट्टी, खेत की मिट्टी में, और दूसरी अगर किसी चीज में एक साथ है तो गाय के मूत्र में। दूसरी कोई भी चीज में अगर है तो गाय के मूत्र में। पहली चीज जिसमें है मिट्टी और दूसरी कोई चीज तो गोमूत्र। तो गोमूत्र का प्रयोग आप जरूर कर सकते हैं। ये जो संपूर्ण घटक वाली एक पेय पदार्थ है या द्रव्य पदार्थ है, इसके बारे में वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, चमत्कारिक है। तो हमको लगा कि करके देख लो। तो इसका पहले हम लोगों ने केमिकल एनालिसिस कराया। एक लेबोरेटरी में गाय का मूत्र डिब्बे में भर के दिया, शीशी में भर के, कि जरा देखो इसमें क्या है। तो 6 महीने के बाद, लगभग 8 महीने के बाद, लखनऊ एक शहर है भारत का जिसका बड़ा नाम है, बड़ा जिक्र है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। वहां पर एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, उसका नाम भी बता दूं ताकि आप चाहें तो उनसे कंफर्म कर लें। प्रयोगशाला का नाम है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत में दवाओं पर, औषधियों पर काम करने वाली ये सबसे बड़ी संस्था है। तो इनके यहां सबसे पहला टेस्टिंग हुआ। शीशी में भरा गोमूत्र हमने दिया और 3-4 तरह के गोमूत्र दिए। एक तो वो जर्सी गाय होती है ना, जर्सी गाय, विदेशी गाय, उसका भी दिया। होलिस्टियन फ्रीजियन जाति की गाय का दिया, और जो भारत की गाय है, देशी गाय अपनी, उसका दिया। तो वैज्ञानिकों ने 6 से 8 महीना लगाया। फिर रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के बाद पता चला कि शरीर की बीमारियों को खत्म करने के लिए जितने घटक चाहिए वो सब गोमूत्र में हैं, सबके सब है। अब जैसे मैं आपको नाम लेके कहूं, आपको त्वचा का कोई भी रोग हो गया त्वचा का, तो इसका माने आपके शरीर में एक घटक कम हुआ। घटकों की कमी से ही रोग होते हैं। वो घटक का नाम है सल्फर। एक केमिकल कम होता है जिसका नाम है सल्फर। जिनको भी स्किन डिसीज होंगी उनके शरीर में सल्फर कम हो जाएगा। ये है बात। अब गाय के मूत्र में भरपूर मात्रा में है सल्फर, भरपूर। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये त्वचा रोग वालों को इकट्ठा करके, सल्फर चाहिए तो सल्फर हम चाहें तो होम्योपैथी में दे सकते थे उनको, सल्फर चाहे तो आयुर्वेद में भी दिया जा सकता था। हमने ना होम्योपैथी में दिया ना आयुर्वेद में दिया। उनको कहा भाई गोमूत्र में सल्फर है और आपको सल्फर की जरूरत है तो आप पी के देख लो। तो उनमें से कुछ ने पिया, कुछ ने नहीं पिया, कुछ को लगा कि कैसे पिए हैं, इसमें वगैरह वगैरह बहुत सारी तकलीफें हैं। वो एक आदमी तो मुझे कहता था, राजीव भाई इतनी बास आती है, कैसे पी सकता हूं। और वो रोज 1 बोतल दारू पी लेता था, गोमूत्र पीने में उसको बास आती थी। तो मैं उसको समझाता था, भैया दारू की जो बास है उससे अच्छी तो ये है, लेकिन वो माना नहीं। खैर, जिन लोगों ने पी लिया, हमने देखा कि 1.25 महीने से ही उनके त्वचा का रंग बदलना और उनका जो रोग है वो बदलना शुरू हुआ। 3रे महीने तक आते आते संपूर्ण रोग ठीक। और क्या क्या रोग ठीक हुए? सोराइसिस ठीक हुआ, जो कभी ठीक नहीं होता, आप जानते हैं। एलोपैथी वाले तो कहते हैं सोराइसिस ठीक ही नहीं होता। सोराइसिस के बारे में वो कहते हैं कि आदमी मरे तो ठीक होता है, ये भाषा है डॉक्टरों की। तो वो सोराइसिस ठीक हुआ। एक्जिमा तो इतने आसानी से ठीक हुआ कि बहुत ही आसान।
खुजली, खाज, दाद, सब तरह के त्वचा रोग ठीक हुए। तो बात समझ में आई कि भागवती जी सही कहते हैं। फिर हमने इसका एक्सपेरिमेंट घुटने दुखने वालों पे किया। घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, कंधा दुखता है, और देखा कि रिजल्ट बिल्कुल सही है। 15 से 20 दिन में ही असर है। फिर हमने इसका प्रयोग कफ वालों पे किया। खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, 20-20 साल की खांसी है, 25-25 साल की खांसी है। अब आप जानते हैं 20-25 साल की खांसी तो दमाई हो जाती है या तो टीबी में बदल जाती है। तो उसमें देखा तो इतना तीव्र असर है इसका कि अगर आप ट्यूबरकुलोसिस के किसी भी पेशेंट को सरकार का इलाज कराएं, आप खुद कर लें ये एक्सपेरिमेंट, मैं तो 20 बार कर चुका। सरकार का इलाज आप जानते हैं, गोलियां, डॉट्स की गोलियां टीबी के मरीजों को देते हैं और कहते हैं हम फ्री में बांट रहे हैं। तो एक आदमी को आप बोलो कि डॉट्स खाए और इलाज कराए, और दूसरा ऐसा ही आदमी पैरेलल ले लो जिसको टीबी है, अस्थमा है, दमा है, उसको कहो नहीं तुम सिर्फ गोमूत्र पियो और कुछ मत करो। फ्रेश गोमूत्र माने फ्रेश, जो ताजा। तो आप देखेंगे कि वो डॉट्स की गोली खाने वाले को 4 महीने से 6 महीने लगेंगे, और ये गोमूत्र पीने वाले को 1.25 महीने से 2 महीना ही लगेगा और ठीक होगा। और ये एक बार ठीक हुआ गोमूत्र पी के, इसको दोबारा टीबी नहीं आएगी, क्योंकि गोमूत्र बीमारी ही ठीक नहीं करता, प्रतिरोधक शक्ति इतनी बढ़ा देता है कि वो बीमारी भविष्य में दोबारा ना आए। तो समझ में आया कि भागवत जी तो कुछ गलत नहीं बोल गए, सही। फिर हमने और एक एक्सपेरिमेंट किए कि जिनको डॉट्स दी जा रही है, ऐसे कुछ मरीज एम्स में हमने चिन्हित किए। ज्यादा एक्सपेरिमेंट हमने एम्स के डॉक्टरों की मदद से किए। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के कुछ मरीज जिनको डॉट्स दी जा रही है, नियमित रूप से टीबी के लिए वो आते हैं, उनको शीशी में भर भर के ये दे दिया, और ये नहीं कहा कि ये गोमूत्र है, क्योंकि कहो तो खाए नहीं और पिए नहीं। उनको कहा ये बहुत अच्छा सिरप है, आप इसको पीते रहो। अब वो आते थे, शिकायत करते थे कि ये कैसा सिरप है, इसमें कुछ बास सी आती है, दूसरे सिरप तो मीठे मीठे लगते हैं, कि भाई ये सिरप दूसरे तरह का है। तो उनको बताएं तो पिए नहीं, और हमारा एक्सपेरिमेंट हो नहीं तो हमें तो करना था, तो उनको बताया गया। तो ये हमने देखा कि डॉट्स का जो काम करने का है, डॉट्स माने उसके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसके घटक जो शरीर पर काम हो रहे हैं, गोमूत्र पीते ही उनके काम करने की शक्ति 20 गुने से 40 गुनी बढ़ गई। डॉट्स तो काम कर ही रही है, लेकिन गोमूत्र के साथ जब डॉट्स दी गई तो वही उनकी बीमारी जो 6 महीने में खत्म होने वाली थी, वो 2-2.25 महीने में संपूर्ण जड़ से ठीक हो गई। फिर जब वो ठीक हो गए तब उनको हमने बताया कि भैया वो शीशी में भर के जो दिया था वो गोमूत्र था। तो तुरंत नाक चढ़ गई उन्हें, ठीक हो गए। कहते हैं जी आपने तो बहुत अच्छा कर दिया, हमको हमारी संभावना नहीं थी कि हम जिंदा भी बचेंगे, लेकिन नाक तब भी चढ़ गई। तो ये जो नाक चढ़ती है हमारी, ये अब कम कर दीजिए इसको चढ़ाना। गाय का मूत्र अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। इसके हम एक्सपेरिमेंट करते करते 48 रोगों तक पहुंचे हैं आज। 48 डिसीज हैं, 48 रोग हैं, वात के, कफ के, पित्त के, तीनों के जड़ से खत्म होते हैं। अभी जो लेटेस्ट हम काम कर रहे हैं आज की तारीख में, जब मैं आपसे कह रहा हूं, इस समय ज्यादा काम हो रहा है कैंसर पे, कि गोमूत्र का कैंसर पे असर देखो क्या होता है। तो गले का कैंसर, आहार नली का कैंसर और पेट का, इन 3 कैंसरों पर सबसे अच्छे परिणाम है गोमूत्र के, तीनों कैंसर पे। बाकी जो रक्त का कैंसर है उसमें परिणाम अभी उतने अच्छे नहीं हैं। तो भागवत जी के जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है, मतलब कि गोमूत्र में ये मिलाओ और ये मिलाओ और इतनी मात्रा में मिलाओ और इतनी, वो करके देख रहे हैं। और वो करके देखने के लिए एक बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है इस देश में, आप कभी भी वहां जा सकते हैं। 11 फरवरी से काम करना शुरू कर देगा। वलसाड में बन रहा, वलसाड आपने सुना है, गुजरात में। तो वलसाड के कुछ जैन समाज के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने दिल दिखाया और दान दे दिया जितना चाहिए था। माने हॉस्पिटल बनाने के लिए आप जानते हैं आसान नहीं है, और कैंसर हॉस्पिटल के लिए तो थोड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने भरपूर दान दे दिया, जगह भी दे दी, तो हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया। 11 फरवरी से काम शुरू हो जाएगा। जो वैज्ञानिक गोमूत्र पर काम कर रहे थे पिछले 6-7 साल से, वो सब इकट्ठे होकर वलसाड में बैठेंगे और सिर्फ कैंसर पे काम करेंगे, क्योंकि बाकी काम तो करके देख चुके हैं, वो सब में अच्छा है, हर बीमारी में काम आ रहा है। कैंसर में करेंगे और हर तरह के कैंसर में करेंगे।
गर्भाशय के कैंसर में करेंगे, रक्त कैंसर में करेंगे, ब्रेन ट्यूमर जो कैंसर में कन्वर्ट होता है उसमें करेंगे। और शायद हमें लगता है 1-1.5 साल के बाद मैं दोबारा आपको मिलूंगा तो इस पर बहुत विस्तार से बात करूंगा कि कैंसर में क्या रिजल्ट है। 3 तरह के कैंसर के रिजल्ट तो अभी बता सकता हूं, गले का, आहार नली का और पेट का। ये तो बहुत अच्छे से ठीक हो रहा है, लेकिन बाकी कैंसर में भी इसका कोई असर है। आपने कैंसर के बारे में जितना कुछ सुना है उसमें से एक बात मैं कहूं कि आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि शरीर को कैंसर तभी होता है जब शरीर में एक केमिकल कम होता है। उस केमिकल का नाम है कर्क्यूमिन। ये आज के वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके निकाला है। कर्क्यूमिन नाम का एक केमिकल है, ये कम है तो जरूर तो खत्म होगा आदमी, कैंसर आएगा और खत्म होगा। और इस केमिकल की कमी से जो कोशिकाएं होती हैं वो अनकंट्रोल्ड होती है, उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर एक जूथ जैसा बना लेती हैं, वो ट्यूमर हो जाता है, फिर ट्यूमर बाद में ब्लास्ट होता है और फिर वो मैलिग्नेंट होता है, पहले बिनाइन फिर मैलिग्नेंट, और फिर अंत में कहते हैं जी डेथ ही है और कुछ है नहीं, उसमें कंट्रोल के बाहर है वो सब। सारे वैज्ञानिक इसमें लगे हुए। अब संयोग की बात देखिए कि जिस कर्क्यूमिन की बात आज के वैज्ञानिक कर रहे हैं वो कर्क्यूमिन भरपूर मात्रा में गोमूत्र में है, भरपूर मात्रा में, और एकदम डाइजेस्टेबल फॉर्म में है। डाइजेस्टेबल माने तुरंत पियो और असर करे, ऐसा देर नहीं लगे। ये कुछ ऐसा संयोग है प्रकृति का। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये तत्व कम होता है तभी कैंसर होता है। अब यही तत्व गाय के मूत्र में है, तो हजारों साल पहले बाघभट्ट की कही हुई बात अब सिद्ध हो जाएगी, साल भर में तो सब मान लेंगे। अब तक जितने रिसर्चेज हुए हैं गोमूत्र पर, इन पर भारत सरकार के सामने रिपोर्ट्स पेश की गई। भारत सरकार की जानते हैं एक काउंसिल है जिसका नाम है MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इनके पास सब कुछ जाता है सबसे पहले, तो वो सब गया तो MCI वालों ने नाक चढ़ाई बहुत, ये क्या आप ले आए गोमूत्र, ऐसा बात करते हैं, ये क्या ले आए गोमूत्र, माने उनको लगता है कि ये तो बेकार की चीज है गोमूत्र। अब उनका कुतर्क क्या है वो जरा देखो। कुतर्क, तर्क है तो चलो अच्छा है, हम उनसे संवाद कर सकते हैं, समझा। कुतर्क करते, कहते जी ये गोमूत्र इतना ही अच्छा होता तो गाय छोड़ती क्यों इसको शरीर से। जब हमारा झगड़ा हुआ ना MCI वालों से, आधुनिक डॉक्टरों से, और उन्होंने ये कुतर्क करना शुरू किया कि क्या फालतू बात करते हैं, गोमूत्र इसमें कुछ है क्या। मैंने कहा भैया बहुत कुछ है, नहीं तो कोई मूर्ख नहीं था जो 3500 साल पहले इसको लिख के चला गया। और उसके बाद भी कई लोगों ने कहा, वैद्यों ने कहा, कई वैद्य हैं जो बिना आपको बताए गोमूत्र देते रहते हैं और आपको ठीक करते रहते हैं। उनके बहुत सारे काढ़े, बहुत सारी दवाएं गोमूत्र में बनाते हैं, आपको नहीं बताते, ये अलग बात है, क्योंकि हर वैद्य मुझे यही कहता है बता दो तो नाक चढ़ जाती है सबकी, नाक चढ़े तो थोड़ा रेजिस्टेंस आता, फिर दवा का असर कम हो जाता, तो बिना बताए देते रहते। तो हमको कॉन्फिडेंस था, तो डॉक्टरों से जब झगड़े हुए हमारे आज के डॉक्टरों से, तो उनका पहला ही कुतर्क था जी अच्छा होता तो गाय छोड़ती क्यों, खुद न रखती उसको। तब मुझे मेरी पुरानी एक बात याद आई। मेरी दादी मां हमेशा मुझे कहा करती थी, वो कभी स्कूल में नहीं गई, कॉलेज में नहीं गई, लेकिन ज्ञान बहुत था उसको। हमारे देश में ऐसा ही है, जो स्कूल कॉलेज में नहीं गए वो सब ज्ञानी है। ये मेरा 15 साल का 100% तजुर्बे का हिस्सा है, इसमें कोई कमी नहीं है। जो स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, बहुत ज्ञानी है, उनके पास नॉलेज बहुत है, फंक्शनल नॉलेज जिसको हम कहते हैं, ऑपरेटिव और फंक्शनल नॉलेज उनको जबरदस्त है। और वो इतनी ज्ञान की बातें कई बार कर जाते हैं कि हमारा सिर घूम जाता है। एक बार मैं आपको ये क्षेपक है लेकिन मैं जोड़ देता हूं आपको समझ। मैं एक बार पटना रेलवे स्टेशन पे उतरा, बहुत बार जाता रहता हूं, घूमता रहता हूं, तो रात के 2:30 बजे थे। अब ट्रेन से उतर गया, सामान थोड़ा ज्यादा था, मेरे पास एक ही सामान है, किताब है, मेरे कपड़े तो 2 ही 3 है, बस किताब है। तो उठाए गट्ठर, अब कैसे उठाएं, तो कुली चाहिए भाई, तो ढूंढना शुरू किया तो एक ही कुली दिखाई दिया। मैंने कहा भाई जरा ले चलो बाहर तक। उसने कहा साहब थोड़ी देर रुक जाओ, मेरा कुछ झगड़ा है। किससे झगड़ा है? तो मेरी पत्नी से झगड़ा हो रहा है, थोड़ी देर रुक जाओ फिर मैं ले जाऊंगा। तो मैं खड़ा हो गया, दोनों की बात सुनने लगा। पति और पत्नी बात कर रहे थे, उसकी पत्नी कहीं गांव से आई हुई थी, कोई मामला था, मुझे ज्यादा उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी,
क्योंकि वो जो है ना स्थानीय भाषा बोलते हैं और मैं थोड़ा मूर्ख आदमी हूं, मुझको कम समझती। तो मैं सुन जरूर रहा था, झगड़ा चल रहा था, अंत में कुछ फैसला हुआ और फैसला हुआ फिर उसने कहा चलो अब आपका सामान लेता हूं। तो मैंने जिज्ञासा से पूछ लिया भाई बात क्या थी? तो उसने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा बता दो भाई। उसने कहा मेरे घर की बात है, आपको क्या बताऊं? तो फिर भी मैंने कहा बता दो। तो उसने कहा बात इतनी सी थी कि मेरी पत्नी कुछ कह रही थी, मैं मान नहीं रहा था। फिर मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा अब मैंने मान लिया। मैंने कहा क्यों मान लिया? अब देखो उसने जो आगे बोला तो मैं तो दंग रह गया, मुझे लगा कि मैं इसके पांव छू लूं, ये इतना महान आदमी है, कुली है। वो कहता है जी स्त्री जो होती है ना, स्त्री वो खूंटा होती है, खूंटा। खूंटा समझते हैं? हिंदी का शब्द है खूंटा, खूंटा जिससे हम गाय बांधते हैं, बैल बांधते हैं। वो कहते हैं स्त्री जो होती है खूंटा होती है और इस खूंटे से पूरा घर बंधा रहता है। ये खूंटा उखड़ गया तो घर उखड़ जाता है। अब मैंने कहा कि भाई इसने कहीं यूनिवर्सिटी में गया नहीं, कोई डिग्री इसके पास है नहीं, इतने ज्ञान की बात इसने कैसे कही? मैं पूछा तुम कहां रहते हो? तो उसने बताया वहां रहता हूं, कंकड़ बाग कोई जगह बताई थी, वहां रहता हूं, झोपड़ी में रहता हूं। फिर मैंने कहा ठीक है झोपड़ी में रहते हो वो अलग बात है, तुम्हारे मित्र यार कौन है? तो उसने कहा मेरे ही जैसे हैं, कोई कुली है, कोई पत्थर तोड़ता है, कोई कुछ करता है, हम सब रात को बैठते हैं और यही चर्चाएं करते हैं। मैंने कहा बड़े ज्ञान की बात है ये तो। कोई फिलोसोफर इस बात को पाने में 10 साल लगाएगा, डबल पीएचडी करना पड़ जाएगा उसको, ट्रिपल पीएचडी, और उसको साधारण। तो मेरा यह मानना है कि ये बिना पढ़े लिखे लोग बहुत ज्ञानी हैं। ये अनजाने में कई बार ऐसी बातें करते हैं या ज्ञान के काम करते हैं जो जानकर करें तो सबका गौरव और सम्मान इतना ही हो जितना हमारा आपका है। तो बागवट जी ने कह दिया, उसके बाद बहुत सारे वैद्यों ने अनजाने में ये किया कि बागवट जी कह गए इसलिए गोमूत्र में घिस के दो, हरडे है ना, गोमूत्र में घिस के दो तो ज्यादा लाभ करती है, पानी में घिस के दो तो कम लाभ करती है, ऐसे ऐसे। तो मैंने उन वैज्ञानिकों से झगड़ा ले लिया इसी आधार पर कि ये बोला है, हजारों साल किया है, ये अलग बात है कि रिपोर्ट्स नहीं रखी उन्होंने, तो ठीक है हम निकाल के देंगे आपको। तो उनका एक ही कुतर्क था कि जी मूत्र इतना अच्छा होता तो गाय क्यों छोड़ती इसको, आपका मूत्र अगर इतना अच्छा होता तो आप क्यों छोड़ते इसको। फिर बाद में मुझे दादी की बात याद आई कि दादी ये कहती थी कि ये गाय नहीं है, माता है, माता है, माता। वो कभी भी हम कहते थे गाय तो वो कहती थी गाय मत बोलो, गो माता, या तो माता बोलो नहीं तो गो माता। गाय नहीं बोलने दिया कभी भी उसने, क्योंकि गाय बोलना वो कहती थी अपमान है उसका, तो गौ माता है। अब माता जो होती है हर जरूरी चीज बच्चे के लिए छोड़ती है, ये आप सब जानते हैं। बच्चा उत्पन्न हुआ तो उसको सबसे ज्यादा जरूरी है दूध, तो मां दूध छोड़ना शुरू कर देती है। बच्चे होने के पहले तक नहीं है, वो बच्चा होने के बाद ही है। तो माता के बारे में ये कहा जाता है, मां की परिभाषा इस देश में है कि हर जरूरी चीज जो उसके बच्चे को चाहिए वो छोड़ती है। तो मुझे लगा गाय भी माता है तो ये बहुत जरूरी चीज है शायद हमारे लिए, मूत्र, तो ये हमारे लिए शायद छोड़ती है। हम मूर्ख हैं कि उसको इकट्ठा नहीं करते, बेकार जाने देते हैं। तो वैज्ञानिकों को मैंने कहा भाई हमारे यहां तो ये कहा जाता है कि ये गाय नहीं है, माता है। तो मां कुछ जरूरी चीज हमारे लिए छोड़ती है तो शायद ये जरूरी हो। तो उनका अच्छा ठीक है, अब आप बहुत जोर दे रहे हो और हमने कई तरह का प्रेशर डलवाया था उनके ऊपर, तो चलो करके देख लेते हैं। फिर एम्स के और एमसीआई के वैज्ञानिकों ने काम किया और काम करने के बाद 8 महीने के बाद वो कहते हैं बात आपकी बिल्कुल सही है, ये गोमूत्र हमारे लिए ही गाय छोड़ती है, हमारे लिए ही छोड़ती है। हमको बीसियों बीमारियां हैं जो इससे ठीक होती है। तो आप अपने जीवन में गाय के प्रति देखने का थोड़ा नजरिया बदल दो। अब तक आप गाय को दूध के लिए देखते थे, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं मूत्र के लिए देखो। दूध तो बोनस है, मूत्र उसकी जिंदगी के आखिरी दिन तक मिलने वाली औषधि है। दूध तो थोड़े ही दिन मिलेगा, आप जानती हैं गाय थोड़े दिन दूध देती है, जैसे मां थोड़े दिन दूध दे सकती है वैसे गाय भी थोड़े ही दिन दे सकती है, हमेशा नहीं दे सकती। थोड़े दिन के बाद दूध बंद हो जाता है, लेकिन मूत्र जीवन के आखिरी दिन तक देती है। और उस मूत्र से हमने करके देख लिया, वैज्ञानिकों ने मान लिया कि 48 बीमारियां तो जड़ से ठीक हो जाती हैं। ये बीमारियां क्या क्या हैं फिर से सुना देता हूं। जोड़ों के दर्द सब तरह के, किसी भी स्तर के जोड़ों के दर्द, पित्त की बीमारियां किसी भी तरह की, कफ की बीमारियां किसी भी तरह की, गोमूत्र से ठीक होती है।
आप बोलेंगे इसको लेना कैसे चाहिए? भागवत जी ने इसका तरीका ये बताया है कि गोमूत्र लेना हो तो उसका सबसे अच्छा समय है सवेरे का। सवेरे का समय बताया है, अच्छा है, सवेरे गोमूत्र लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए? तो ये मात्रा भागवत जी बोल कर गए कि जो बहुत ज्यादा बीमार हैं, बहुत बीमार हैं, उनको एक दिन में 100 ग्राम नहीं कहा है, लेकिन जो मात्रा दी है वो ग्राम के बराबर है। और 100 ग्राम बोल रहा हूं ताकि समझ में आए, नहीं तो उनकी मात्रा बोल दी तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन वो लगभग 100 ग्राम। तो जो बहुत बीमार हैं उनको 100 ग्राम, 100 मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर माने एक कप जो चाय का है ना, उसमें 150 ml चाय आती है, 150 मिलीलीटर, तो उसका पाव कप मान लो। ये बीमार, बहुत बीमार लोगों के लिए। और वो कहते हैं कि इसको आधा आधा करके लो तो और अच्छा है। तो आधा एक बार ले लिया, आधा दूसरी बार ले लिया। और जिस समय लें पेट खाली रहे, तो नाश्ते के पहले। अब पेट खाली 2 समय रहता है दिन में, एक तो सुबह सुबह, और दूसरा जब भोजन के बाद आप 4 घंटे निकल जाए ना तो पेट लगभग खाली हो जाता है, तो शाम को ले सकते हैं बीमार लोगों। और जो बीमार कम है या स्वस्थ हैं, निरोगी हैं और लेना चाहते हैं, उनको एक ही बार। तो 50 मिलीलीटर की मात्रा उन्होंने बताई उसके लिए। स्वस्थ, कम बीमार 50 मिलीलीटर। 50 मिलीलीटर माने एक कप का तिहाई हिस्सा, 1/3। तो ये आप ले सकते हैं। अब जिस गाय का मूत्र आप ले रहे हैं उसके बारे में एक छोटी जानकारी उन्होंने जोड़ी उसमें। वो ये कहते हैं सूत्र में कि गाय जो मूत्र पीने लायक माने औषधि के रूप में देती है, वो गाय को पैदल चलना बहुत आवश्यक है। माने वो चले, दिन में घूमे, टहले। बांधी हुई गाय जिसको आप चलने ही मत दो, घर में ही बंधी रहे, उसके मूत्र के बारे में भागवत जी कहते हैं कि वो उपयोगी नहीं है, उपयोगी नहीं। अब हमने क्या देखा कि ये जो जर्सी गाय है ना, जर्सी, होलिस्टियन, फ्रीजियन, ये बंधी हुई गाय है। आप इसको छोड़ भी दो तो जाती नहीं है, बद्ध से बैठ जाती है। खड़ा करो फिर बैठ जाएगी, फिर खड़ा करो फिर, खड़ी भी नहीं होती, ज्यादा देर बैठी रहेगी। चलना तो उसके लिए इतना भारी है कि जब वो चलेगी तो ऐसी कराह निकलती है उसके मुंह से। तो ये बंधी हुई गाय है। भागवत जी कहते हैं बंधी हुई गाय का मूत्र अच्छा नहीं है। तो हमने जर्सी का निकाल के देखा, वो सच में अच्छा नहीं। जर्सी गाय के मूत्र में 3 ही घटक है और देशी गाय के मूत्र में 18 घटक है। जो कुछ मिट्टी में है वो गाय के मूत्र में है। अच्छा, फिर मुझे बचपन की एक बात याद आई। मेरी दादी माँ ने कहा कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता है। अब बात सुन ली, बैठ गई मन में। एक्सप्लेनेशन में पूछता था अपने आप से कि ये कैसे हो सकता, 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवता। तो हमारे यहां एक शब्द है कोटि। कोटि, कोटि है ना, कोटि। कोटि का एक अर्थ होता है करोड़ और कोटि का एक अर्थ होता है प्रकार। संस्कृत शब्द है कोटि। कोटि का एक अर्थ है करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, जो गिनती में आप गिन। कोटि का दूसरा अर्थ है प्रकार। तो शायद यहां पर जो अर्थ है वो प्रकार वाला है। 33 प्रकार के देवता, 33 करोड़ नहीं, क्योंकि जिस समय भागवत जी ने लिखा था उस समय हिंदुस्तान की आबादी 20 करोड़ से कम रही होगी। तो 33 करोड़ देवता कैसे हो सकते हैं जब कुल मनुष्यों की संख्या इतनी कम है? तो शायद वो प्रकार वाला है। और आजकल बहुत लोग खिल्ली उड़ाते हैं ना हिंदू धर्म की, ये ईसाई लोग और मुसलमान लोग जो खिल्ली उड़ाते हैं ना, वो इसी पे आ जाते हैं। क्या बात करते हो, 33 करोड़ देवता है तुम्हारे यहां? हमारे यहां तो एक ही देवता है और देवता तो एक ही होता है। तो वो शायद 33 प्रकार के देवता हैं, ऐसा है। अब मैंने एक बार पुराने शास्त्रों से गाय का एक चित्र निकला हुआ देखा, तो देवताओं का बना हुआ था कि गाय के शरीर में कौन कहां है। जैसे गाय के मूत्र में धन्वंतरी देवता है, गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है। एक संस्कृत सूत्र है गोमय वसति लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी है, गोमूत्र में धन्वंतरी है, गाय के गले में शंकर जी हैं। ऐसे ऐसे करके है। अब मैंने कहा करके देखो भाई, हैं तो करके देख लो। तो पहली बात तो समझ में तुरंत आ गई कि गोमूत्र से इतने रोग ठीक हो रहे हैं और धन्वंतरी तो आरोग्य के लिए ही उत्पन्न हुए थे, तो मूत्र में धन्वंतरी तो है पक्का। गोबर में लक्ष्मी है क्या? तो हम लोग 6-7 साल से ये प्रयोग कर रहे हैं और अब जाके हम ये कह सकते हैं कि सच में महालक्ष्मी है गोबर में, लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी।
क्योंकि हमने गोबर का उपयोग किया खेतों में, यूरिया डीएपी बंद करा दिया। भारत में हमारा जो अभियान है ना, हिंद स्वराज अभियान, आजादी बचाओ आंदोलन, इसके करीब करीब कार्यकर्ता पूरे देश में 18-20 हजार ऐसे हैं जो गोबर से ही खेती करते हैं। यूरिया का एक दाना नहीं डालते, डीएपी नहीं डालते, गोबर ही डालते हैं। जब जरूरत पड़े गाय का गोबर डालते, और उनकी खेती पहले से इतनी अच्छी है कि उत्पादन उनका 2 से 3 गुना बढ़ गया। पहले हमारा कोई कार्यकर्ता कपास करता था तो यूरिया डीएपी से 1 एकड़ में 2-2.5 क्विंटल, अब गोबर डाल के करता है तो 7 क्विंटल कपास। पहले हमारा एक कार्यकर्ता गेहूं करता था तो यूरिया डीएपी से 1 एकड़ में 12 क्विंटल गेहूं, अब गोबर से गेहूं करता है तो 24 से 25 क्विंटल गेहूं उसी 1 एकड़। धान करते थे, चावल करते थे तो यूरिया डीएपी से आता था मुश्किल से 15-17 क्विंटल धान, चावल उसमें भी कम होता था। अब हम धान करते हैं तो 30 क्विंटल तक आता है उसी गोबर से। बाजरे में किया, मक्के में किया, गन्ने में तो इतना अद्भुत परिणाम है कि यूरिया डीएपी का गन्ना करो तो गन्ना ज्यादा से ज्यादा 8 फीट ऊंचा होता है, गोबर से गन्ना करो तो 14 फीट तक ऊंचाई जाती है। गन्ने में यूरिया डीएपी से रिकवरी 8% है, गोबर से रिकवरी 14-15% है। और जो गोबर से गन्ना करें और उसका गुड़ बनाए, रस से गुड़ बनाए, तो वो गुड़ का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव 70 रुपए किलो है और आप 15 रुपए किलो खरीदने में परेशान हैं। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में लोग कहते हैं कि जी गोबर का गन्ना और उसका रस और गुड़ मिलता नहीं किसी देश में, भारत में ही संभव है, क्योंकि देशी गाय ही भारत में है और किसी के पास देशी गाय है नहीं। तो गोबर में लक्ष्मी है, क्योंकि आप उत्पादन बढ़ाएंगे, बाजार में बेचेंगे, लक्ष्मी आएगी। तो गोमय वसति लक्ष्मी, गोमूत्रे धन्वंतरी, सूत्र कुछ ऐसा है कि मूत्र में धन्वंतरी, गोबर में लक्ष्मी। अब ये गोबर पर एक्सपेरिमेंट करते करते हम यहां तक आए हैं कि गाय के गोबर में से गैस निकलती है। ये गैस से आप अपने घर का चूल्हा तो जला ही सकते हैं, ये तो पुरानी बात है। अभी आज की बात जो है वो ये कि गाय के गोबर से निकली हुई गैस से गाड़ी चला सकते हैं। गाड़ी माने टाटा सूमो, टाटा इंडिका, टाटा सियरा, टाटा की वो सफारी, ये सब चलती है, बहुत आराम से चलती है। गोबर गैस है ना, उसको सिलेंडर में भरो और वो सिलेंडर गाड़ी में लगा दो तो बिना इंजन बदले और कोई तकलीफ किए वो ही गाड़ी दौड़ती है। दिल्ली में आईआईटी है, कभी भी आप वहां चले जाइए, आईआईटी कैंपस की सब गाड़ियां गोबर गैस से ही चलती हैं। और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में एक केस का अभी फैसला हुआ है। हमारे देश का अदालत अब तक ये कहती थी कि गाय दूध न दे तो बेकार है, काट दो। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया, वो कहते हैं ये दूध नहीं दे तो भी उतनी ही उपयोगी है, क्योंकि गोबर दे रही है और मूत्र दे रही है। कोर्ट ने अपना जजमेंट बदला, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना जजमेंट बदला, ये एक्सपेरिमेंट होने के बाद। अब थोड़े दिन में हमारी तो एक योजना है, आप अगर मदद करेंगे तो हम जरूर करेंगे इस योजना को। गांव गांव जहां भी गाय है वहां गोबर है। गोबर है तो हम क्या करने वाले हैं, गोबर गैस प्लांट छोटे छोटे हर जगह, गैस निकालो और सिलेंडर में भरो। कंप्रेशर की मदद से, आप जानते हैं कोई भी गैस सिलेंडर में भरी जा सकती है, तो कंप्रेशर की मदद से गैस सिलेंडर में भरो और सिलेंडर खुद भी इस्तेमाल करो, दूसरों को भी दो। ये एलपीजी का चक्कर खत्म करो, क्योंकि ये एलपीजी आयातित है, माने इंपोर्टेड है। दूसरे देश के सामने हम भिखारी बन के खड़े हैं, जी दे दो। ईरान से मांग रहे हैं, इराक से मांग रहे हैं, ईरान आंखें दिखा रहा नहीं देते। हाँ, देंगे तो इस कीमत पे देंगे, गरज है तो ले लो, नहीं तो मत लो। तो हमारी सरकार भीगी बिल्ली बनी हुई उनके सामने रेरियाती है, गिगियाती है। ये चक्कर अभी खत्म करना, हमको तो डीजल पेट्रोल ही खत्म करना है इस देश में, जरूरत ही नहीं डीजल पेट्रोल। जब तक गाय जीवित है उसका गोबर है, गोबर से गैस है, गैस से सब चलेगा। आपकी बिजली भी बना लो, गाड़ियां भी चला लो, रसोई गैस भी जला लो, घर के सब काम गोबर गैस से हो सकते हैं। और गोबर गैस की बनाई हुई रोटी का स्वाद आपके एलपीजी की रोटी के स्वाद से कई गुना अच्छा है, करके देख लीजिए आप। तो हमारी भविष्य की योजना है कि हम इस अभियान में आगे ये करने जा रहे हैं, गांव गांव के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देके कैसे गोबर गैस बनाई जाए, कैसे प्लांट लगाया जाए, कैसे उसको निकाला जाए, गैस को कैसे सिलेंडर में भरा जाए। जिस दिन ये काम बड़े पैमाने पर चल पड़ा,
हिंदुस्तान को डीजल पेट्रोल एक बूंद खर्च करने की जरूरत नहीं, गाय से ही देश चलेगा। तो समझ में आएगा कि इसमें महालक्ष्मी है गाय के गोबर, लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी। भारत में 17 करोड़ गाय है, इसकी डबल चाहिए, 34 करोड़ में ये हो जाएगा। हमने जो हिसाब निकाला है, एक गाय का गोबर एक दिन में 10 किलो, अभी 17 करोड़ गाय है तो एक दिन का उनका गोबर है 170 करोड़ किलो। लेकिन सारे देश के डीजल की खर्चा और पेट्रोल का खर्चा और एलपीजी का खर्चा, ये पूरा अगर हम कवर करना चाहें तो गाय चाहिए 34 करोड़। हम आधे का तो कर सकते हैं, आज जितनी गाय है 34 करोड़। अब ये 34 करोड़ गाय कहां से आएगी? ये तभी आएगी जब कटना बंद हो। आप अगर इसका संरक्षण करें, गाय का कटना इसका बंद करा दें, तो गाय की संख्या अपने आप 34 करोड़ हो जाएगी। क्योंकि भारत की जो गाय है, देशी गाय, वो 20 साल जीवित रहती है और 20 साल में कम से कम 17 बार मां बन सकती है वो भारत की गाय। और ये जो जर्सी है ना, इसकी उम्र ही नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 साल जीवित रहती है और 8 से 9 साल में 5-6 बार ही मां बनती है। और भारत की जो देशी गाय है, इसके बारे में भागवत कहते हैं कि इससे जैसी कोई दूसरी चीज भगवान ने नहीं बनाई। भागवत जी कहते हैं कि इसके जैसी दूसरी चीज कोई भगवान ने नहीं बनाई। ये देशी गाय है, मां बनेगी, बछड़ा आएगा, बछड़ी आएगी तो गाय बनेगी, बछड़ा आएगा तो बैल बनेगा। और देशी गाय का बछड़ा ही बैल बनता है, ये जर्सी वाला नहीं बनता। क्योंकि देशी गाय के शरीर पर कंधा है, तो कंधा चाहिए ना बछड़े को बैल बनने के लिए, तो वो तभी। देशवासियों के नाम संदेश। सब देशवासी मिल उतारें इस वतन की आरती, सब देशवासी मिल उतारें इस वतन की आरती। फूले फले यह देश भारत और हमारी भारती। सोए रहेंगे साथियों, सोए रहेंगे साथियों, कब तक कि तुम अज्ञान में। जागो उठो जुट जाओ फिर से देश के उत्थान में। सोचो हमारे देश का, सोचो हमारे देश का मन आज कितना अधीर है। सोचो हमारे देश के सीने में कैसा तीर है। सोचो हमारे देश के सीने में कैसा तीर है। कोशिश करो यह जानने की देश क्यों है गिरा हुआ। कोशिश करो यह जानने की देश क्यों है गिरा हुआ। दुनिया का जो सरताज था वो आज क्यों पिछड़ा हुआ। दुनिया का जो सरताज था वो आज क्यों पिछड़ा हुआ। बरसों से बाढ़ें खा रही है देश की हरियाली को, बरसों से बाढ़ें खा रही है देश की हरियाली को। व्याकुल व्यथित इस देश के जन खोजते खुशहाली को, व्याकुल व्यथित इस देश के जन खोजते खुशहाली को। सब एक होकर नष्ट कर दो, सब एक होकर नष्ट कर दो स्वार्थी रखवालों को। जो हो अटल सच्चाई पे खोजो नए खुशहालों को। जाति धर्म के नाम पर इस देश के टुकड़े हुए, जाति धर्म के नाम पर इस देश के टुकड़े हुए। सीधे सरल खुशहाल लोगों के मलिन मुखड़े हुए, सीधे सरल खुशहाल लोगों के मलिन मुखड़े हुए। अब लक्ष्य केवल एक, अब लक्ष्य केवल एक अपने देश का उत्कर्ष हो। जाति धर्म हो कोई पहले देश भारतवर्ष हो। मुश्किल से आई देश की पतवार सच्चे हाथों में, मुश्किल से आई देश की पतवार सच्चे हाथों में। मिलजुल के इनका साथ दो, मत आओ झूठी बातों में, मत आओ झूठी बातों में। राजीव दीक्षित भाई जैसे देशभक्त मिल जाएंगे, राजीव दीक्षित भाई जैसे देशभक्त मिल जाएंगे। उजड़े हुए इस चमन में हम फिर से सौरभ पाएंगे, उजड़े हुए इस चमन में हम फिर से सौरभ पाएंगे। बंधुओं, एक बात कहना चाहूंगी कि राजीव भाई दीक्षित जैसा नौजवान युवा आज नहीं, कम से कम मैंने 7-8 साल पूर्व आजादी के आनंद के बारे में और पेप्सी कोको कोला के बारे में बहुत सुना। ऐसे हमारे एक नवयुवक समाज में आगे आए हैं, हजारों नवयुवकों को जोड़ रहे हैं। इसलिए एक बात कहते हुए, युवा शक्ति वह शक्ति है, युवा शक्ति वह शक्ति है जब चाहे ब्रह्मांड हिला दे। युवा शक्ति वह शक्ति है जब चाहे ब्रह्मांड हिला दे। युवा शक्ति वह शक्ति है प्याले में तूफान उड़ा दे। युवा शक्ति वह शक्ति है प्याले में तूफान उड़ा दे। युवा शक्ति वह शक्ति है दम भर दे भरी जवानी में। युवा शक्ति वह शक्ति है दम भर दे भरी जवानी में।
युवा शक्ति वह शक्ति है आग लगा दे पानी में, युवा शक्ति वह शक्ति है आग लगा दे पानी में। बंधुओं, राजीव भाई युवा होश में है और साथ में होश को लेकर बैठे हैं, तो मैं समझती हूं कि देश का उत्थान जरूर होगा। धन्यवाद बहन। साध्वी जी के चरणों में नमन करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि राजीव भाई जिसके लिए चर्चित और प्रसिद्ध हैं, वो हम सब जानते हैं। राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र धर्म और राष्ट्र चिंतन उनका गहन विषय रहा है। उस पर उनकी सूक्ष्म सोच रही है हर एक समस्या के बारे में, और उसके बाद अब उन्होंने स्वास्थ्य के लिए भी जो सूक्ष्मता से उन्होंने गहन अध्ययन किया है और वो हम तक अपनी बात रख रहे हैं, तो इन दोनों चीजों को मैं जोड़ना चाहता हूं। राजीव भाई जिस राष्ट्र चिंतन का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हमने देखा है कि कुछ वर्षों में या पिछले 5-10 सालों में हमारी समाज में, हमारे परिवार में, हमारे देश में, हमारे विश्व में बहुत सारे ह्रास हुए हैं, बहुत कुछ बदला है, बहुत चीजें गिरी हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हम केवल नकारात्मक रूप से देखें, लेकिन जब देखेंगे कि नकारात्मक चीजें ज्यादा बढ़ी हैं, हमारा परिवार टूटा है, भाई भाई को धोखा दे रहा है, व्यापारी व्यापारी को धोखा दे रहा है, अपने ही लोगों को मार रहे हैं। बेनजीर भुट्टो को कल अपनों ने ही मार दिया, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है और सब कुछ बिगड़ गया। हमारी बच्चियां अपने माँ बाप के दर्द को समझे बगैर घर से भाग रही हैं। ये सारी समस्याएं इतनी ज्यादा हम लोगों के सामने हो रही है कि हम इसका समाधान ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा मैं राजीव दीक्षित भाई से पूछना चाहता हूं कि ऐसा कफ, पित्त और वात का ऐसा कौन सा प्रकोप हुआ है जो हमारे समाज को इसने इस तरह से अस्वस्थ कर दिया है। तो अगर वो वाग्भट के कोई ऐसे सूत्र, शायद हो सकता है उस समय विषमताएं इतनी नहीं रही होंगी जब वाग्भट ने इस चीज को लिखा, लेकिन ऐसा दूरदर्शी व्यक्तित्व निश्चित रूप से कहीं कुछ सूत्र लिखा होगा जिसको राजीव दीक्षित समझ सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि वो स्वस्थ स्वास्थ्य के साथ वो हमारे समाज के स्वास्थ्य के लिए भी कुछ कहें तो अच्छा रहेगा। राजीव दीक्षित। जो मैं बताना भूल गया था कि आप सब जानते हैं राजीव दीक्षित जी पूरे देश में घूमते रहते हैं और इसके लिए वो किसी तरह का रकम या किसी तरह की राशि वो नहीं लेते हैं, और इनका पूरा का पूरा जो ये आंदोलन है वो सेवाश्रम में इनका जो ट्रस्ट है उस पे चलता है, और वहां वो जमीन से जुड़ी हुई चीजों को वो महत्व देते हैं, उन लोगों को बढ़ावा देते हैं। जैसे उसने पहले दिन कहा कि कुम्हारों के लिए और खादी बनाने के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा काम वहां पे सेवाग्राम में किया है, और सेवाग्राम से अभी खादी के कपड़े यहां आ चुके हैं। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से है कि पूरा का पूरा कपड़ा आप खरीदें। यह राशि राजीव भाई को नहीं जा रही है, यह राशि उन गरीबों को जा रही है, उन जोलाहों को जा रही है जो इसके कार्यबद्ध हैं। धन्यवाद। परम पूजनीय साध्वी जी को वंदन। आज मैं आपसे वाग्भट जी के अष्टांग हृदयम शास्त्र की एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय की बात करना चाहता हूं, जिसकी तरफ प्रदीप भाई ने इशारा ही कर दिया। मैं खुद ही उसकी आज बात ही करने वाला था, उन्होंने कह दिया तो अच्छा ही हुआ कि हमारे शरीर में वात पित्त कफ की स्थिति अगर सम है तो हम जीवन भर निरोगी रहते हैं। और निरोगी शब्द की जब मैं बात करता हूं तो आप वाग्भट जी का जो निरोगी शब्द है वो शरीर से भी स्वस्थ और मन से भी स्वस्थ। और मन के बाद एक और स्थिति होती है चित्त की, वहां भी स्वस्थ। तो आप मन और चित्त और शरीर तीनों स्तर पर स्वस्थ हैं, ये उनकी भाषा है, निरोगी हैं। अगर आपका खाली शरीर स्वस्थ है और मन नहीं है, चित्त स्वस्थ नहीं है, तो निरोगी नहीं माना जाएगा आपको। कुछ न कुछ तकलीफें आप अपने को देने वाले हैं, समाज को देने वाले। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप अगर स्वस्थ हैं, ये तभी संभव है जब वात पित्त कफ आपके शरीर में सम है। सम होने के माने जितना वात चाहिए उतना है, जितना पित्त चाहिए उतना है, जितना कफ चाहिए उतना है। वात पित्त कफ तीनों दोष हैं। एक तरफ वाग्भट जी कहते हैं कि ये तीनों दोष हैं, त्रिदोष, लेकिन एक तरफ ये जरूरी भी है, ये भी महत्व की बात है। अगर ये नहीं है शरीर में तो आप शरीर से काम ही नहीं ले सकते। वात भी चाहिए, पित्त भी चाहिए, कफ भी चाहिए। बस उन्होंने ये कहा कि ये सम मात्रा में हो, जब जितनी जरूरत है उतने हो।
जनवरी का महीना चल रहा है, मान लो अभी आ जाएगा कल से, तो जनवरी के महीने में वात जितना चाहिए, पित्त जितना चाहिए, कफ जितना चाहिए उतना अगर है तो बहुत अच्छा। फरवरी में, मार्च में, महीनों के हिसाब से जो आपका जीवन चक्र चलता है उसमें जैसी जैसी जरूरत हो उतना वात पित्त कफ होता रहे तो आपके लिए सबसे अच्छा। और अगर ये जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा होता है, नहीं मिल रहा है, तो बहुत ही खराब, तो आप रोग ही रोग में डूबेंगे। ये है जो महत्व की बात समझने की है। तो भागवती जी ने कहा कि आपके जीवन में ये वात पित्त कफ जब जरूरत हो वैसे ही रहे, उसके लिए उन्होंने एक अध्याय लिखा, पूरा अध्याय लिखा, उसका नाम है दिनचर्या। दूसरा एक अध्याय लिखा, उसका नाम है ऋतुचर्या। एक अध्याय लिखा आहार द्रव्य का ज्ञान, माने जो खा रहे हैं उसके बारे में जानना, आहार द्रव्य का ज्ञान। फिर ऐसे करते करते उन्होंने 40 से ज्यादा अध्याय लिख डाले। कुल अध्याय में 7000 सूत्र में बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि याद हो जाए आपको। तो जो दिनचर्या वाला हिस्सा है वो अभी तक मैं बात नहीं कर पाया आपसे। आज मुझे एक दिन मिला तो मैं बात करता हूं, और व्याख्यान के अंत में जो प्रदीप भाई ने कहा वो इसमें जुड़ जाएगा अपने आप। दिनचर्या के बारे में भागवती जी कहते हैं कि सामान्य रूप से हमारे शरीर की अवस्था के हिसाब से हमें दिनचर्या तय करनी है, शरीर के हिसाब से। सबके लिए ये जर्नल नहीं है, ये ध्यान रखना। हर व्यक्ति के शरीर के हिसाब से ये बदलती है। जैसे मेरे बगल में बाबूजी बैठे हैं तो इनकी दिनचर्या मुझसे अलग होगी, और मुझसे छोटा कोई लड़का या लड़की है, भाई या बहन है, उसकी दिनचर्या मुझसे अलग होगी। तो आपकी सुविधा के अनुसार मैं 3 हिस्से करता हूं। मैंने पहले भी वो 3 हिस्से किए हैं। जवानी शुरू होती है 18-19 वर्ष में, इस देश में ऐसा माना जाता है। भागवती जी के हिसाब से ये बराबर नहीं है, आज माना जाता है। हमारे यहां 18 साल पर वोट देने का अधिकार आपको मिलता है, ऐसा माना जाता है कि आप में परिपक्वता है। भागवती जी कहते हैं कि जवानी 13 से 14 साल में शुरू हो जाती है, 13 से 14 साल में शुरू हो जाती है। पुराने लोग हमारे ऐसा ही मानते थे, 13 से 14 साल में युवा अवस्था शुरू हो जाती है। तो आप समझ लीजिए कि जन्म से लेकर 13-14 साल तक का एक भाग, 13-14 साल से लेकर 60 साल तक दूसरा भाग, और 60 साल के ऊपर तीसरा भाग। 3 तरह के लोगों की श्रेणी बना दी जाए। अब इसमें दिनचर्या का ध्यान दिया जाए। तो सबसे पहली बात जो आप सबको याद रखनी चाहिए हमेशा, कि जो 0 वर्ष से लेकर, माने पहला दिन का कोई बच्चा है, वहां से शुरू करके 13-14 साल, ये बच्चा जो है कफ के प्रभाव में रहता है। ऐसा कहें, बचपन में कफ बहुत होता है शरीर को, सारा शरीर कफ के असर में ही रहता है। उस समय वात और पित्त दोनों कम होते हैं। पित्त तो थोड़ा रहता है, वात तो बिल्कुल ना के बराबर होता है बचपन में। इसलिए बचपन में 13-14 साल की उम्र तक के किसी भी बच्चे को या भाई बहन को मैं देखता हूं और वो मुझे कहता है कि मेरे घुटनों में दर्द है, तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि ये कैसे आया। आना ही नहीं चाहिए। भागवती जी कहते हैं कि प्रकृति ने एक व्यवस्था बनाई हुई है। वो व्यवस्था ये है कि बचपन जो आपका गुजरेगा वो कफ के असर में होगा, कफ ज्यादा होगा। जिनको कफ ज्यादा होगा उनको घुटनों का दर्द होना ही नहीं चाहिए, कमर का दर्द होना ही नहीं चाहिए, हड्डियों में दर्द होना ही नहीं चाहिए, उनके बाल गिरने ही नहीं चाहिए, बाल बढ़ने ही चाहिए, उनके शरीर में कभी भी थकान होनी ही नहीं चाहिए। शरीर सोने के लिए ज्यादा प्रवृत्त होना ही चाहिए, क्योंकि कफ के असर में नींद बहुत आती है। तो 14 वर्ष की उम्र तक अगर कोई भी भाई या बहन, बेटा या बेटी 8 घंटे से 10 घंटे भी सो रहा है तो भी उसके लिए अनुकूल ही माना जाता है। तो कफ के असर में नींद बहुत आती है, वात के असर में नींद बिल्कुल कम हो जाती है। तो कफ के असर में अगर वो बच्चा है तो उसके शरीर की एक तरह की दिनचर्या ऋतुचर्या है। फिर क्या होता है कि 14 साल से ऊपर लेके 60 साल तक जवानी मान लीजिए, तो इसमें पूरा शरीर पित्त के असर में रहता है। 14 साल से लेकर 60 साल तक पित्त का असर होगा। तो शरीर को पित्त का असर होगा ही ये इतने दिनों में। तो इनके लिए एक तरह की ऋतुचर्या, दिनचर्या। और तीसरा है 60 के ऊपर की जब उम्र हो जाती है तो वात के प्रभाव में आ जाता है पूरा शरीर।
तो 60 के ऊपर उम्र जिनकी हो गई, अब वो मुझे ये कहें कि राजीव भाई घुटने दुख रहे हैं, तो समझ में आता, ठीक है भाई, स्वाभाविक है आपके लिए, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, बिल्कुल स्वाभाविक है। ये उतना ही स्वाभाविक है जैसे आपके जीवन में बहुत सारी दूसरी चीजें स्वाभाविक होती है। तो 60 के बाद जब तक आप जीवित हैं, वात के प्रभाव में है। 60 से पहले 14 वर्ष तक जब तक आपकी उम्र है, आप पित्त के प्रभाव में है, और 14 वर्ष से कम आपकी उम्र है तो आप कफ के प्रभाव में हैं। तो मैं कफ से शुरू करता हूं। कफ से शुरू करें कि कफ प्रधान जो बच्चे हैं 14 साल तक, उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। उनके लिए भागवत जी कहते हैं कि ये जो कफ के प्रभाव में बच्चे हैं, ये आज से मैं आपसे माफी मांगते हुए कह रहा हूं, कफ के प्रभाव के बच्चों को जितनी चाहें उतनी नींद लेने दीजिए। आप उनको टोका टाकी मत करिए। अक्सर मैंने देखा है मां बाप की जो टोका टाकी बच्चों के लिए, अरे इतनी देर सोता है, वो सोएगा ही क्योंकि कफ के असर में है। तो आप जबरदस्ती उसको मार के पीट के उठाएंगे, चल पढ़ने को बैठ, होमवर्क कर, टीचर ने इतना दे दिया। अरे वो होमवर्क करके करेगा क्या? अगर वो अपने कफ के असर में है, वैसी उसकी दिनचर्या रखिए। तो भागवत जी कहते हैं कि जो कफ के असर में है उसको 10 घंटे तक की नींद स्वीकृत है, माने 10 घंटे तक वो 24 घंटे में सो सकता है। अब ये नींद वो 2 हिस्से में लेता है तो बहुत अच्छा, एक ही हिस्से में ले तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि 2 हिस्से में ले। माने रात को 8 घंटे तक सो जाए, 9 घंटे तक सो जाए, दोपहर को 1 घंटे जरूर सो जाए। लेकिन आप अगर कहेंगे कि कफ के असर में जो बच्चे हैं उनमें भी 3 कैटेगरी बनती है। 14 से 8 एक कैटेगरी, 14 साल से 8 साल, 8 साल से 4 साल एक कैटेगरी, और फिर 4 से 1 साल की कैटेगरी। तो 1 से 4 साल वाली कैटेगरी में भागवत जी कहते हैं कम से कम 16 घंटे की नींद, और 4 से 8 साल की कैटेगरी में वो कहते हैं कि कम से कम 12 से 14 घंटे की नींद, और बाद में वो कहते हैं जो 14 साल 8 से 14, तो वो कहते हैं कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद। तो छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं जिनकी उम्र 14 साल से कम है, आप उनको सोने से मत रोकिए, क्योंकि कफ का असर है, और कफ का प्रभाव जब ज्यादा होता है ना, तो होता क्या है वो समझ लीजिए। कफ आप जानते हैं चिकना पदार्थ है, स्निग्ध पदार्थ है। कफ का मतलब है आपको खांसी आए और जो बलगम निकल जाए, जो बलगम है ना वो ही कफ है, ऐसा समझ लीजिए। वो स्निग्ध है, चिकना है और बहुत भारी है। ये गुरु है, गुरु माने भारी, हैवी है, बहुत हैवी है, इससे ज्यादा हैवी कोई चीज नहीं। तो स्निग्ध है, चिकना है, भारी है, गुरु है, और जो भारी चीज होती है वो शरीर के ब्लड प्रेशर को हमेशा बढ़ाती है, हमेशा बढ़ाती है। हर भारी चीज, हैवी चीज आप कहते हैं ना, कहते हैं कई बार चिकित्सक हल्का खाओ जी, ज्यादा भारी चीज मत खाओ। हर भारी चीज शरीर के ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, क्योंकि भारी चीज जाएगी तो उसका गुरुत्व ज्यादा है, गुरुत्व ये ज्यादा है, तो वो बढ़ेगा अगर ब्लड प्रेशर। तो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए ज्यादा बढ़ गया तो तकलीफ आ जाएगी। तो बॉडी ने एक व्यवस्था बनाई, शरीर ने व्यवस्था बनाई कि आप ज्यादा नींद लो। ये नींद लेते समय ब्लड प्रेशर हमेशा कम रहता है। जितनी देर आप सोएंगे ब्लड प्रेशर या तो सामान्य होगा या सामान्य से कम होगा। जितनी देर आप जगे हुए हैं ब्लड प्रेशर सामान्य से थोड़ा ज्यादा होगा। तो बचपन में क्या है, आदमी या बच्चा गुरुत्व में है, कफ में है, स्निग्धता में है, इसलिए उसको नींद लेकर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है अपनी व्यवस्था बनाने के लिए, इसलिए वो ज्यादा देर सोएगा ही। आप उसके सोने पर पाबंदी मत लगाओ। आप अगर ये महसूस करते हो कि जी 14 घंटे से भी ज्यादा सो रहा है, तो सोचने की बात आएगी। उसमें भी 4 साल तक के बच्चे को तो वो भी नहीं सोचना, वो 18 घंटे भी सोए तो सोने दो उसको। और वैसे भी आप महसूस करते हैं, आप सब माताएं हैं, आपने बच्चे अपने बड़े किए ही हैं, छोटे बच्चे जितने होंगे नींद उतनी ज्यादा लेंगे, क्योंकि कफ का असर उतना ही ज्यादा है, और ज्यादा कफ को मेंटेन रखना है ब्लड प्रेशर के लिए, इसलिए नींद लेनी ही पड़ेगी, बिना उसके होने वाला नहीं। इसलिए बचपन में नींद ज्यादा। तो अब नींद ज्यादा है तो ये कब संभव है? ये नींद ज्यादा आप तभी संभव है जब जल्दी सो जाएं, माने बच्चों को जल्दी सोना ही। आप बोलेंगे जी कितने बजे तक सोना?
भागवत जी तो ये कहते हैं कि सूर्यास्त होने के 2 घंटे के अंदर सो जाना, सूर्यास्त होने के 2 घंटे के अंदर सो जाना। अब सूर्यास्त कब हुआ? चेन्नई में मान लीजिए 6 बजे हुआ, तो हर बच्चे को 8 बजे तक सो ही जाना, कंपलसरी सो जाना। अब ये तब संभव है जब आप बच्चों को थोड़ा टीवी से दूर रखें। भागवत जी के समय में टीवी नहीं था, होता तो उस पर भी कमेंट करते। अब ये आ गया पिछले 50 साल में, आधुनिक विज्ञान ने इसको दे दिया। तो टीवी से बच्चों को दूर रखें ताकि उनके सोने की कमी ना आए। टीवी देखने में आजकल बच्चे 11 बजे तक 12 बजे तक जगते हैं, तो उनके नींद में कमी आती है। नींद में अगर कमी आएगी तो कफ के असर में नींद अगर पूरी नहीं लेंगे तो फिर कफ बिगड़ेगा, और ये बिगड़ा हुआ कफ बच्चों को चिड़चिड़ा बनाएगा, चिड़चिड़ा। बच्चों को अगर नींद पूरी नहीं लेंगे, इसको ध्यान रखिए, तो उनमें चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा भी आएगा। और चिड़चिड़ापन और गुस्सा उनमें है तो वो आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। आप उनको लाख अच्छी बात कहो, वो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि शरीर को मस्तिष्क जो है नियंत्रित करता है। मस्तिष्क कफ के प्रभाव में है, कफ बिगड़ा हुआ है, सुधरा हुआ नहीं है, क्योंकि नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, तो ये तो संकट आने ही वाला है। तो अक्सर घरों में ये समस्या मैं सुनता हूं, वो कहते राजीव भाई बच्चे हमारी सुनते नहीं। वो सुनेंगे तब तक नहीं जब तक नींद पूरी नहीं हो रही है। आप उनकी नींद पूरी होने दीजिए, 8 घंटे 9 घंटे की 10 घंटे की नींद पूरी, फिर देखिए वो कितने अच्छे से सुनते हैं। अब मैं आता हूं जो आपने प्रश्न किया, जब आदमी कफ के असर में होता है, कोई भी बच्चा हो तो भी बड़ा हो तो भी, कफ के असर में जब भी होगा, चिड़चिड़ा होगा, गुस्सैल होगा, क्रोधी होगा, लड़ने को हमेशा तैयार होगा, और बहुत कफ अगर उसका बिगड़ा हुआ है तो वो ऐसा ही होगा जैसे कल बेनजीर भुट्टो को गोली मारने वाला। ये कफ के असर में ही होता है, तब होता है। कोई भी कफ प्रकृति का व्यक्ति किसी को भी गोली मार सकता है अगर उसका कफ इतनी तीव्रता पर है, बिगड़ा हुआ। गोली मार सकता है, बम मार सकता है, किसी के खून को निकलते देख उसके कफ को शांति आती है, मन में उसके संतुलन आता है। तो कफ जो है ना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक लिमिट के बाद जब ये बाहर जाता है तो दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है। और दुनिया में जो अध्ययन हुए हैं, जो अभ्यास हुए हैं, कि जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं दुनिया में, वो कफ के असर में ही सारे अपराध करते हैं। लेकिन कफ बिगड़ा हुआ है, और इसी कफ का असर है कि प्रेम भी बहुत पैदा होता है। बहुत प्रेम पैदा होगा इसी कफ के असर में। आप किसी छोटे बच्चे को देखते हैं ना, आपके दिल में अत्यंत प्रेम पैदा हो जाता है, वो कफ का असर है। कफ प्रेम भी पैदा करता है और कफ आदमी को जहरीला भी बना देता है। महत्व की बात है कि कफ जब तक नियंत्रण में है तो प्रेम भाव पैदा करेगा, सद्भाव पैदा करेगा, और जब ये बिगड़ गया, निकल गया बाहर, तो ये खतरनाक से खतरनाक चीजें बता देगा। अब मैं आपको भागवत की बात छोड़कर मेरी बात एक जोड़कर सुनाता हूं तो बहुत अच्छे से समझ में आए। आपने कई बार अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में पढ़ा होगा कि दुनिया में सबसे खराब बच्चे अमेरिका के हैं। सबसे खराब बच्चे दुनिया में, सबसे खराब। उनकी खराबी का कोई लिमिट नहीं है। आपने अक्सर न्यूज़पेपर पढ़े हैं कि हाई स्कूल के बच्चे जेब में से रिवॉल्वर निकाला और पट 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 टीचर को मारा, अपने पड़ोसी को मारा, इसको मारा, और अंत में खुद को मारा। अमेरिका की मुश्किल से कुल आबादी 27 करोड़ है, इसमें से लगभग 3 करोड़ के आसपास बच्चे हैं, ऐसा वो कहते हैं। इन 3 करोड़ बच्चों में 30 लाख जेल में बंद हैं, जेल में बंद हैं, और जिनकी उम्र 14 साल की, 12 साल की, 11 साल की, 10 साल की, ऐसी उम्र के बच्चे जेल में बंद हैं। होना चाहिए स्कूल में, लेकिन हैं जेल में। ये जो अमेरिका की स्थिति है, ये कनाडा की भी है, यही स्थिति ब्रिटेन की है, यही फ्रांस की है, यही जर्मनी की है, यही स्वीडन की है, यही स्विट्जरलैंड की है। इन सभी देशों में, जो ठंडे देश माने जाते हैं, बच्चे सबसे ज्यादा बिगड़े हुए। आपको सुनकर हैरानी होगी, अमेरिका, यूरोप के देशों में सबसे ज्यादा जो अपराध हो रहे हैं, उनमें लगभग 65 से 70% अपराध बच्चे कर रहे हैं। वो चाहे बलात्कार के हों, चाहे छेड़खानी के हों, या गोली मारने के हों, या लूट मारी के हों, बच्चे कर रहे हैं। बच्चे जिनको हम 14 साल तक की उम्र का मानते हैं, वो कर रहे हैं। परिणाम क्या है?
बिगड़े हुए कफ के प्रभाव में हैं वो सब बच्चे। बिगड़े हुए कफ के प्रभाव में जो भी रहेगा हिंसा ही करेगा, अहिंसक हो नहीं सकता। कफ जैसे ही बिगड़ता है तो हर तरह के नेगेटिव विचार और बुरे विचार शरीर में आएंगे। अब वो शरीर की एक स्वाभाविक क्रिया है, इसको रोकना है तो क्या करें?